नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, आगामी 23 जुलाई 2024 को देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा देश का पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। तो इस बजट को लेके विभिन्न सोशल मीडिया में तमाम प्रकार की अटकलें आपने सुनी होंगी और इन अटकलों में सबसे प्रमुख है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कि केंद्र सरकार वास्तव में ही ओपीएस को लेके गंभीर है और जो ये आगामी बजट प्रस्तुत होने वाला है इसमें केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। तो इन खबरों में क्या वास्तव में ही सच्चाई है और यदि सच्चाई है तो इससे देश भर के जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या राज्य के कर्मचारी हैं उनको क्या लाभ या क्या हानि हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया हमारे इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञाति है कि वर्ष 2004 में जो केंद्र सरकार थी उसके द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को लॉन्च कर दिया गया था और ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त कर दिया गया था। अर्थात जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त होंगे वो एनपीएस से कवर्ड होंगे। तो धीरे धीरे केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्य सरकारों ने अपनी जो वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए अपनाना शुरू किया। देश भर में केवल इकलौता राज्य पश्चिम बंगाल ही ऐसा है जिसने जब से एनपीएस लागू हुई उस समय से वर्तमान समय तक भी एनपीएस को आज तक नहीं अपनाया है। और जो केंद्र सरकार बार बार वित्तीय स्थिति का हवाला देती है तो पश्चिम बंगाल में कोई वित्तीय स्थिति ऐसी हानि होते हुए नहीं दिखाई दी है जो राज्य सरकार है। और वहाँ अभी भी जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं या राज्य के शिक्षक हैं, वो ओल्ड पेंशन स्कीम से ही कवर्ड हैं। तो साथियों, ये लंबा समय हो गया है, 20 वर्ष से ज़्यादा का अंतराल होने को आया है और ये जो एनपीएस के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको लेके जो हमारे देश भर के शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, वो समय समय पर अपने अपने स्तर पर आंदोलन करते आए हैं ताकि केंद्र सरकार तक यह बात पहुंचे कि वास्तव में ही एनपीएस के जो नेगेटिव पॉइंट हैं, क्योंकि ये मार्केट बेस एक स्कीम है और इस स्कीम में शेयर मार्केट के ऊपर ये पूरा डिपेंड है। कर्मचारी का पैसा अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है और अधिकांशतः जो शिक्षक एवं कर्मचारी हैं वो शेयर मार्केट या मार्केट बेस का जोखिम उठाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ सिक्योर हो और जो रिटायरमेंट के समय बेनिफिट ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलते हैं उसी तरीके से जो कर्मचारी हैं एनपीएस से कवर्ड हैं उनको ये सुविधा का लाभ मिलता रहे। तो समय समय पर ये आंदोलन होते रहे और विभिन्न राज्यों में जब इलेक्शंस होते रहे, विधानसभा चुनाव होते रहे, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था क्योंकि वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम की पुनः बहाली एक ऐसा मुद्दा था कि वहाँ पर उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और वर्तमान समय में इस समय वहाँ कांग्रेस की सरकार है और उनके द्वारा जो हिमाचल प्रदेश के राज्य के जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया है। तो धीरे धीरे जो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने का आंदोलन था उसने देशव्यापी रूप लिया और इसका ही परिणाम ये है कि आप देख सकते हैं जो ये लोकसभा चुनाव संपादित हुए इसमें जो परिणाम निकल के आए वो अप्रत्याशित हैं और इसके फलस्वरूप ही जो वर्तमान समय में केंद्र सरकार है, जो केंद्र में सत्तासीन दल है, वो गठबंधन की सरकार है और कहीं ना कहीं गठबंधन में दबाव की स्थिति भी होती ही है, आप ये सभी जानते हैं। इससे पहले जो केंद्र में सरकार रही है वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो चलिए ये विषय थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन अब बात करते हैं हम कि जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है कुछ राज्यों में और संपादित होने शेष है तो उसमें भी इसका असर देखने को आपको मिलेगा। तो साथियों, जब जब केंद्रीय कर्मचारी संगठन या फिर संपूर्ण देश के कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः बहाल करने की मांग की है तो केंद्र सरकार के द्वारा बार बार देश की आर्थिक वित्तीय स्थिति का हवाला देकर केंद्रीय कर्मचारियों या देश भर के समस्त कर्मचारियों को शांत करा दिया गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या केंद्र सरकार वास्तव में ही ओल्ड पेंशन स्कीम के फेवर में है। तो पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि केंद्र सरकार हूबहू जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल करने के पक्ष में है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें लिख सकते हैं कि क्या केंद्र सरकार वास्तव में ही ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से हूबहू बहाल कर सकती है अथवा नहीं। तो हमारी जो पर्सनल राय है उसमें तो केंद्र सरकार ये करने वाली नहीं है। अब बात करते हैं कि जो एनपीएस में आवश्यक सुधार हैं
हैं। आपको ध्यान होगा साथियों कि वर्ष 2023 में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया था, लेकिन वो ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए नहीं था उस समिति का निर्माण करना। उस समिति का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो एनपीएस में खामियां हैं उसको दूर किया जाए, उसके दुष्प्रभावों को समझा जाए और उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो सूत्रों की माने तो ये जो वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी थी उसकी रिपोर्ट लगभग फाइनल हो चुकी है और इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की गारंटेड पेंशन स्कीम या फिर हाइब्रिड पेंशन स्कीम का भी जिक्र है। तो हो सकता है केंद्र सरकार इस ओर कदम बढ़ा सकती है, गारंटेड पेंशन स्कीम की तरफ या फिर हाइब्रिड पेंशन स्कीम की तरफ। अब ये गारंटेड पेंशन स्कीम क्या है और हाइब्रिड पेंशन स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे ताकि आपके राज्य में या केंद्रीय कर्मचारियों में जब ये स्कीम को थोपा जाए तो उस समय आप सचेत रहें और तभी इसमें स्विच करें जब आपको लगे कि आपको इसमें कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो साथियों, आंध्र प्रदेश में जो सबसे पहले ये गारंटेड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया था तो उसके अंतर्गत प्रावधान ये था कि जो एनपीएस के कर्मचारी हैं यदि वे गारंटेड पेंशन स्कीम में स्विच करते हैं तो उनको एक निश्चित रकम प्रति माह जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रूप में पेंशन के रूप में दी जाती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई एनपीएस का कर्मचारी था, एनपीएस से जो कवर्ड है और उसने गारंटेड पेंशन स्कीम में अपने आप को स्विच करवाया तो उसके एवज में जो उसका मूल वेतन बेसिक पे और डीए था उसका 10% वो अंशदान फिर भी करेगा और उतना ही अंशदान राज्य सरकार मिला के उसको पेंशन का एक कॉर्पस फंड में मिलाएगी और जब रिटायरमेंट के समय जो संबंधित शिक्षा के कर्मचारी है उसको प्रति माह एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी जो कि उसके अंतिम बेसिक पे का 33% होता है। अब इसी में एक और अमेंडमेंट किया गया था कि यदि कोई राज्य का कर्मचारी या शिक्षक अपने बेसिक और डीए का 14% मिलाता है तो 14% ही उस समय राज्य सरकार भी मिलाएगी और इसको कॉर्पस फंड में एकत्रित कर दिया जाएगा और रिटायरमेंट के समय जो निश्चित एक प्रति माह इनको पेंशन मिलेगी वो 40% होगा अंतिम बेसिक सैलरी का। लेकिन इस स्कीम में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें जो डीएनएस रिलीफ है, जो डीए या डीएनएस रिलीफ, डीएनएस अलाउंस या डीएनएस रिलीफ, उसका कोई भी प्रावधान नहीं था। यानी कि आपको आजीवन एक मुश्त एक निश्चित राशि में ही प्रति माह गुजारा करना पड़ेगा। तो इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए वहाँ के कर्मचारी संगठनों ने आवाज़ उठाई और उसके फलस्वरूप जो आंध्र प्रदेश की सरकार थी उसके द्वारा इस योजना में कुछ और सुधार किए गए और इसको नाम दिया गया हाइब्रिड पेंशन स्कीम का। तो इस पेंशन स्कीम में अभी भी जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता था वही कंट्रीब्यूशन जो बेसिक और डीए का 10% मिलाया जाएगा जो संबंधित शिक्षा के कर्मचारी है और उतना ही परसेंटेज मिलाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा बेसिक और डीए का 10% और ये एकत्रित हो जाएगा पेंशन फंड में। रिटायरमेंट के समय आपको अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा और साथ ही जो एक साल में 2 बार डीए का प्रावधान होता है वो भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो केवल अब फ़र्क ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका कोई भी बेसिक और डीए का 10% का शेयर नहीं जाता है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम या फिर गारंटेड पेंशन स्कीम या फिर हाइब्रिड पेंशन स्कीम में अभी भी आपसे अंशदान लिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि आपको 50% मिल जाएगा जब आप रिटायर होंगे, अंतिम बेसिक का 50% और साथ में डीए का भी प्रावधान कर लिया गया है। लेकिन इसमें अभी केंद्र सरकार क्या करने जा रही है, क्या पेंशन जो ये 50% पेंशन आपके अंतिम बेसिक का 50% दिए जाने का प्रावधान करेगी, क्या उसके लिए एक निश्चित समय सीमा भी बांधेगी कि आपकी जो सेवा है वो इतने वर्षों तक होनी चाहिए। मान लिया कि उनके द्वारा ये सेवा शर्त बांध दी जाती है कि 20 या 25 वर्ष की सेवा करने के उपरांत ही आपको ये बेसिक अंतिम बेसिक सैलरी का 50% मिलेगा। तो ये देखने वाली बात होगी। अभी जब तक बजट पेश नहीं हो जाता, ये घोषणा नहीं हो जाती, तो ये सारी कयासें हैं। लेकिन चूंकि हमने ये जिक्र किया है आंध्रा के मॉडल का और हो सकता है केंद्र सरकार इसी ओर कदम बढ़ाए, तो आंध्रा का मॉडल आपने समझ लिया होगा कि हमने आपको बताया कि पहले गारंटेड पेंशन स्कीम लाई गई आंध्रा में, फिर हाइब्रिड पेंशन स्कीम लाई गई और इसी का मिक्सचर करके केंद्र सरकार के आला अधिकारी जो केंद्रीय वित्त समिति के सदस्य थे जितने भी, जिनके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई, उसमें हो सकता है कुछ और आवश्यक अमेंडमेंट कर दिए गए हों।
जैसे हमने पहले बताया कि सेवा शर्त इसमें ज़रूर जुड़ी गई होगी। और लेकिन इसमें अभी आपको देखने वाली बात ये होगी कि जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम से जितने भी कवर्ड शिक्षक कर्मचारी हैं या फिर एनपीएस से कवर्ड जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं उनको ग्रेजुएटी का प्रावधान है, और जो कि 1 जनवरी 2024 से इसका जो महत्तम सीमा है वो 25 लाख रुपए हो गई है। पहले 20 लाख रुपए थी, क्योंकि 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन में साफ ये उल्लेख था कि जिस समय डीए 50% या उससे अधिक हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक 20 लाख से बढ़कर इसकी मैक्सिमम लिमिट 25 लाख हो जाएगी। तो इसके लिए कोई वैसे आदेश निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी केंद्र को, लेकिन फिर भी यदि आदेश निकालते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन ये अभी जो ग्रेजुएटी का प्रावधान है ये केवल ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम वालों के लिए है। तो जब ये गारंटेड पेंशन स्कीम 50% यदि केंद्र सरकार लॉन्च करती है तो क्या उसमें भी ग्रेजुएटी का प्रावधान किया जाएगा अथवा नहीं, तो ये देखने वाली बात होगी। और इसी को हम आंकेंगे कि क्या केंद्र सरकार ने जो ये घोषणा की है उसके बाद जो इसमें आप अपना शासनादेश जारी करेंगे, क्या इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि नहीं होगा, तो ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम से जो कवर्ड शिक्षक कर्मचारी होते हैं उनको यदि अकस्मात सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके मृतक आश्रित को भी जो एक सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रावधान है, तो क्या गारंटेड पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो स्विच करते हैं शिक्षक कर्मचारी, क्या उनके लिए भी ये प्रावधान किया जाएगा अथवा नहीं। और कई प्रकार के अन्य डेथ बेनिफिट्स भी हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हैं, क्या वो गारंटेड पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार दे पाएगी अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल जो ये आप सोशल मीडिया में विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं कि ये होगा ही होगा, ये कोई निश्चित नहीं है, ये केवल अटकलों का बाजार है। और जैसा कि आपने पूर्व का इतिहास आप देख लीजिए, इतने समय से केंद्रीय और देश भर के समस्त राज्य के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हमेशा से उठाते रहे हैं, लेकिन जब भी यूँ लगता है कि कोई सकारात्मक परिणाम आएगा, जैसे आप सोच सकते हैं कि जो ये लोकसभा चुनाव हुए उससे ठीक पहले जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसमें समस्त देश के कर्मचारियों शिक्षकों को ये उम्मीद थी कि हो सकता है केंद्र सरकार चुनाव के दबाव के चलते ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के कुछ अमेंडमेंट प्रस्तुत करके इसका बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी, लेकिन ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं किया। तो जब हम ये भरोसा करते हैं कि ये शायद इसमें संशोधन हो जाएगा या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कुछ आवश्यक कदम सरकार उठा सकती है, हमें हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। तो साथियों, ये अब देखने वाली बात होगी आगामी 23 जुलाई 2024 को कि वास्तव में ही क्या ऐसा होने जा रहा है। हम इसके लिए एश्योर आपको इसीलिए नहीं कर रहे हैं, गारंटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि केवल जो अटकलों का बाजार है उसके आधार पे ही हमने आपके सम्मुख ये बातें रखी हैं कि जो यदि एनपीएस में आवश्यक सुधार होते हैं, 50% यदि दिए जाने का प्रावधान होता है अंतिम बेसिक का, जो गारंटेड पेंशन स्कीम या हाइब्रिड पेंशन स्कीम है उसमें केंद्र सरकार अमेंडमेंट यदि करती है तो उसके जो परिणाम हैं और दुष्परिणाम हैं हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, तथा 23 जुलाई 2024 को जब बजट पेश हो जाएगा और यदि कुछ सकारात्मक रिजल्ट सामने आता है पेंशन स्कीम को लेके तो आपके सामने एक और वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें पूरा उल्लेख किया जाएगा कि जो सरकार के द्वारा यदि कोई पेंशन स्कीम में अमेंडमेंट करके नई स्कीम लॉन्च की जाती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे शीघ्र ही एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।